नमस्कार। हमने लास्ट लेक्चर में हड़प्पा सभ्यता के जो वास्तुकला है उसको कवर किया था। आर्ट एंड कल्चर की इस सीरीज़ में आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। मेरा नाम शिल्पी है और संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है, वंदन करती हूँ। आज हम यहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो चमकदार नगरियाँ थी, पक्की ईंटों वाले घर थे, नालियाँ थी, किले थे, धीरे धीरे ये मिट्टी में समा गए। इसको हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया। लेकिन निर्माण का कौशल लोगों के दिलों में जीवित रहा निरंतर, और सदियों बाद भारत में उभरता है एक नया साम्राज्य जिसका नाम है मौर्यकला, मौर्यकाल। यानी कि पाटलिपुत्र का उदय हुआ और गंगा किनारे बसा पाटलिपुत्र लकड़ी के महलों, विशाल हॉलों और सैनिकों से भरा हुआ था। ये था चंद्रगुप्त की राजधानी। यहाँ पर शुरू होता है कलिंग युद्ध के बाद अशोक इसको बदलता है, और आप देखेंगे कि ये आदेश देता है, अशोक जो है आदेश देता है कि ऐसी संरचनाएं बनाओ कि लोगों के मन में वो घर कर जाएं और लोगों के मन के दिलों को आपस में जोड़ दें। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि अशोक की कारीगरी उसे बनाते हैं, अशोक के जो कारीगर हैं उसे बनाते हैं अशोक स्तंभ, और एक ही पत्थर से आप देखेंगे कि तराशे गए हैं चमकदार और जो है शेर बैल की मूर्तियों से सजे हुए स्तंभों को बनाया गया है, जिसको हम आने वाले अभी इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इन पर खुदे धर्मलेख जो है, जिनको हम शिलालेख कहते हैं, वो समझाएंगे आपको कि शांति से कैसे जीना चाहिए। इसके बाद बराबर की पहाड़ियों को काट कर आप देखेंगे गुफाएं बनाई गई, अंदर से इतनी चिकनी कि उन्हें मौर्य पॉलिश भी कहा गया, मौर्यन पॉलिश भी कहा गया। और ये गुफाएं साधुओं के रहने के लिए थी, जिसे हम चैत्य और बिहार के रूप में समझेंगे। इसके बाद हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अशोक देखेंगे कि धीरे धीरे पूरे भारत में स्तूप बनवाते हैं, सांची जैसे प्रसिद्ध स्तूप हमें देखेंगे, और ये कहते हैं कि युद्ध नहीं शांति की ओर हमें बढ़ना चाहिए। वहीं इस पूरे सार को हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हड़प्पा सभ्यता ने हमें सिखाया कि कैसे शहर बनाते हैं। वहीं मौर्यकालीन सभ्यता के जो आर्किटेक्चर है वो हमें सिखाएंगे कि वास्तुकला लोगों को कैसे जोड़ती है। यानी कि पुरानी सभ्यता के ढहने के बाद, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने के बाद मौर्यकाल ने भारतीय सभ्यता को एक नई पहचान दी। यहाँ तक स्पष्ट है। चलिए अब इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं और आज के अपने इस लेक्चर को, जिसमें मौर्यकालीन सभ्यता और हम समझेंगे यहाँ पर संगमकालीन सभ्यता के बारे में, आइए डिटेल में समझते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता है जिसके आर्किटेक्चर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के समय जिस कला का निर्माण हुआ उसे मौर्य कला के नाम से जाना गया, यानी कि उसी शासक के नाम पर इसका नाम आधारित रहा। अलग अलग तरह की इमारतें जो है इन्होंने बनवाई, गुफाएं बनवाई, मूर्तियों का निर्माण किया, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत पर पूरी तरह से अपना शासन स्थापित किया और इस प्रकार से वहां पर आर्किटेक्चर बनवाना शुरू किया गया। ठीक है, अब इसके कालखंड में जाते हैं, जो कि विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। जैसे मौर्य कला जो है 322 ईसा पूर्व से 125 ईसा पूर्व के बीच के आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य के दौरान ये विकसित हुई, और विशेषकर अशोक के शासनकाल में बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आर्किटेक्चर को निर्मित कराए गए, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। उसमें काफ़ी सारे 273 से 232 ईसा पूर्व के बीच में, इस ड्यूरेशन के बीच में आपको अशोक से द्वारा निर्मित, अशोक के द्वारा बनवाए गए उनके के जो है मजदूरों के द्वारा बनवाए गए, वहाँ पर काफ़ी सारे आर्किटेक्चर उकारे गए हैं। अगर इनका इफेक्ट देखें तो क्या पड़ता है मौर्य कला पर, स्थानीय भारतीय परंपराओं के साथ साथ, यानी कि उस समय पे जो लोकल परंपराएं थी उनका रिफ्लेक्शन उनके वास्तुकला पर दिखता है। उसी के साथ साथ जब आदान प्रदान हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो एक दूसरे की, देखिए ग्लोबलाइजेशन कोई आज का वर्ड, ये फैंसी वर्ड नहीं है, आप प्राचीन समय से इसका आदान प्रदान देख सकते हैं। चाहे वो हड़प्पा सभ्यता की बात हो या मौर्य काल की बात हो, तो उनका रिफ्लेक्शन, उनकी संस्कृति का, बाहरी देशों की संस्कृति का जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ के आर्किटेक्चर पर भी आपको देखने को उसका गहरा प्रभाव मिलता है। ठीक है, राजकीय संरक्षण की अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, विशेषकर अशोक ने कला और स्थापत्य को राजकीय संरक्षण दिया, जिसमें साम्राज्य की शक्ति और धर्म प्रचार का साधन भी बनी है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अशोक स्तंभ की बात की जाए, जिसको अभी हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, ये सर्वोच्च उपलब्धि रही है उस समय की, और शीश, सिंह शीश को भी हम देखेंगे, ये हमारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी आज जाना जाता है, जिसको अभी हम आगे डिटेल्स में समझेंगे। शिलालेख अगर देखें तो अशोक साम्राज्य शासक जो अशोक हैं, उन्होंने जो भी किले जो भी उन्होंने आर्किटेक्चर बनवाया, जो भी निर्माण करवाया, उस पर शिलालेख इत्यादि लिखवाए, ताकि लोगों को उनके बारे में पता चल सके। और तो ये सारी चीज़ें जो है अशोक ने अपने धार्मिक
और प्रशासनिक संदेश जो शिलालेख जिनको कहा जाता है स्तंभों पर खुदवाए, और जो कला और इतिहास दोनों की दृष्टि से काफ़ी मूल्यवान है, इसलिए हमें वहाँ से काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। जब खुदाई होती है, वैसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह मिलते, तो पता चलता है कि अच्छा अशोक ने उस समय के अपने शासनकाल में ये सारी चीज़ें की थी, जिसके बारे में आज हम पठन पाठन कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता के समय में हमने देखा कि उस समय की जो भाषा है उसको, लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, लेकिन इस समय तक तो पढ़ा जा सका है। और इन्होंने गुफा में देखेंगे जो चैत्य और विहार है, जैसा कि मैंने कहा, वो बहुत बनवाए गए। जो जैसे बौद्ध धर्म के भिक्षुक हुआ करते थे, वहाँ पर निवास करते थे, पूजन यापन करते थे और ध्यान करते थे, उनको ध्यान में रखते हुए गुफा वास्तुकला इस समय पे बहुत कारगर हुई है, बहुत उच्च स्तर पर देखने को मिलती है। और इसका विकास भी इसी दौरान पे हमें देखने को मिलता है। जैसे बिहार की बराबर की गुफा, नागार्जुन गुफाएं प्रमुख उदाहरण है, जिनका संबंध आजीवक संप्रदाय से भी यहाँ पर रहा है। ये पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका धार्मिक उद्देश्य क्या था भाई, क्यों इन्होंने ये गुफाएं इत्यादि ये बनवाए हैं? तो मौर्य काल का मूल उद्देश्य था कि धार्मिक और नैतिक संदेशों का प्रसार करना, विशेषकर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रसार की इन्होंने हमेशा से बात की थी। और यही इनके आर्किटेक्चर में पूरी तरह से देखने को मिलता है, चाहे वो सांची का स्तूप हो, चाहे वो चैत्य विहार हो, या इस प्रकार के कई सारी गुफाएं हों। विशेषता क्या है? विशेषकर जो गुफाएं और ये सारी चीज़ें बनवाई गई, तो इनकी मुख्य विशेषता है कि विशालता, बहुत विशाल और भव्य है। एकाश्म शिल्प, यानी कि एक ही पत्थर को बिना तोड़े और काटे उसी पर पूरा उकेरा गया है पूरी कलाकृतियों को। चमकदार पॉलिश, जो आज भी जिसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, यथार्थवाद और धार्मिक प्रतीक का प्रयोग इत्यादि इनकी वास्तुकला में रिफ्लेक्ट होती हैं। क्या इंपॉर्टेंस है? इन्होंने जो बनवाया उसकी कोई महत्वता होगी, किसी कारणवश बनवाया होगा। तो ये भारतीय कला इतिहास में पहला ऐसा चरण था मौर्यकालीन सभ्यता में वास्तुकला का, जिस कला को राज्य स्तर पर संगठित संरक्षण मिला। इसने आगे जाकर आप देखेंगे गुप्त और उत्तर गुप्तोत्तर कालीन कला की भी नींव रखी थी। उसमें भी आपको कई सारी गुफाओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसको हम आने वाले लेक्चर में अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप नए हैं और आपको चीज़ें समझ आ रही हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो जिसका नाम है संकल्प से सफलता, ये मेरा फोटो लगा हुआ है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको थोड़ी भी आपकी एग्जाम में या नॉर्मल आपकी जानकारी को बेहतर कर रहा है ये, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको फॉलो करेंगे तो सारे अपडेट्स इत्यादि आपको डेली मिलते हैं। सुबह 10 साढ़े 10 बजे एक रील आती है, जिसमें आप जियो पॉलिटिकल से संबंधित टॉपिक देख सकते हैं। शाम को 6 बजे भी आती है। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, इसको फॉलो करेंगे तो सारे PDF इत्यादि आपको लेक्चर्स के मिलते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पिलर्स की हमने बात की कि अशोक के शासनकाल में आपको स्तंभ, गुफाएं, ठीक है, ये सब बहुत देखने को मिलता है। जिसमें सबसे खूबसूरत आपको अशोक का स्तंभ में देखेंगे कि सबसे आकर्षक स्मारकों में कुछ स्थानों पर धर्म स्तंभ, यानी कि इन्होंने धर्म को बहुत ज़्यादा महत्वता दी है। ठीक है, जिसमें बौद्ध धर्म से जुड़े इन्होंने तीर्थ यात्रा के चरणों को भी इसमें शिलालेखों के द्वारा दर्शाया है। इसको हम डिटेल में समझेंगे अभी। ठीक है, फ्री स्टैंडिंग किस प्रकार से होते हैं? देखिए, स्वतंत्र खड़े, एक ही पत्थर को बिल्कुल तराशते हो, कोई दूसरा पत्थर यूज़ नहीं किया, कोई ईंट नहीं यूज़ किए, इस प्रकार से बिना चीज़ों के इस्तेमाल के एक ही शिला से कह सकते हैं इसको बनाया गया है। और सहारा देने के लिए कोई भी चीज़ इसमें उपयोग नहीं की गई। इस तरह से इसको क्रिएट किया गया, जो आज भी हमारे सामने एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, सारनाथ का प्रसिद्ध स्तंभ में हम देखेंगे, इसको समझते हैं। ये पीटी के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इस काल में बनाया गया जो सारनाथ का स्तंभ है, अपने आप में बहुत ही भव्य, जो है कैपिटल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये जो शीर्ष भाग है, ठीक है, जो शीर्ष भाग है वो कैपिटल के लिए हमारे लिए प्रसिद्ध है। और ये आधुनिक भारतीय गणराज्य के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है, हम सबको पता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है? क्योंकि कैपिटल का सबसे निचला भाग उल्टे कमल, यहाँ पर आप देखेंगे उल्टे कमल के रूप में, जैसे कमल का फूल इस प्रकार से हम देखते हैं उल्टा, ये उल्टा है, ये उल्टे कमल के रूप में आपको यहाँ पर रूप में घुमावदार देखने को मिलता है। क्योंकि आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं तो हर एक बारीकी से चीज़ों को समझेंगे कि कैसे बनाया गया, उसके पीछे की मंशा क्या थी। ठीक है, इसके ऊपर 4 पशु आपको हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब इसको रोटेट करके देखते हैं तो आपको इस प्रकार से मिलते हैं। और इन सभी का अपना अपना विशिष्ट महत्व है। आपने हमेशा से पढ़ा होगा, पीटी में इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। तो सिंह जो है किसका प्रतीक है, इसको फटाफट से देख लेते हैं। ये कई प्राचीन परंपराओं में सूर्य का प्रतीक माना जाता है। सिंह ये बुद्ध का प्रतीक है, यानी कि बुद्ध को शाक्य सिंह, यानी कि शाक्यों में सिंह कहा जाता था, इसलिए सिंह को यहाँ पर लॉइन को लिया गया।
हाथी बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। बैल और वर्ता यानी कि फर्टिलिटी का प्रतीक है। इसमें पिक्चर दिया गया है, देखिए इसमें सिंह, हाथी और बाकी के पशु को यहाँ पर देखेंगे। बैल और वर्ता फर्टिलिटी का प्रतीक है। और तिरछे तीलों वाला जो चक्र इसमें बीच में दिया गया है, इस प्रकार से आपने देखा होगा, ठीक है। ये पशु आकृतियों के बीच के चक्र को इस तरह से दिखाया गया है कि वो किसी अदृश्य वाहन यानी कि इनविजिबल व्हीकल जो है वो उसको खींच रहे हैं, उन जानवरों को उसमें खींच रहे हैं, और इस प्रकार धम्म के चक्र को आगे बढ़ाते हुए ये प्रतीत होते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लगता है कि इसको आगे जो है खींच रहे हैं एक बैलगाड़ी के रूप में, ठीक है, मतलब आगे की ओर लेके जा रहे हैं धम्म के चक्र को, धर्म के चक्र को, ठीक है। अब स्तंभ कला की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में जैसे किससे बने हैं, इनको थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि मेंस में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो हमें बताना पड़ता है डिटेल में। जैसे चुनार बलुआ पत्थर से बने होते हैं, ठीक है। एकाश माना जाता है, कोई बेस नहीं होता है इसमें, हमने देखा सादा चिकना और गोलाकार स्तंभ ऊपर की तरफ हमने देखा थोड़ा सा पतला होता जाता है, जैसे अशोक का स्तंभ अभी हमने देखा, ठीक है। इस प्रकार से ये इनके द्वारा साम्राज्य में अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़े किसी पवित्र स्थल को चिन्हित करने के लिए बनाया गया, या फिर किसी महत्वपूर्ण घटना की याद में इसको हमेशा से बनाया गया है, ठीक है। शिलालेख भी इन स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए हैं, यानी कि कुछ कुछ लिखा हुआ है इसमें अशोक के बारे में, या उस समय प्राचीन समय पे जो भी चीजें उससे संबंधित इंपॉर्टेंट रही होंगी, अशोक ने वहां पर उसको उत्कीर्ण करवाया, यानी कि धर्म का प्रचार करने और लोगों को अशोक के संदेशों तक उनको पहुंचाने के लिए ऐसा काम किया था उस समय पे, ठीक है। शिलालेखों के बारे में जानकारी अगर हम देखें तो कैसे पता चला कि ये शिलालेख जो लिखे हुए हैं कितने महत्वपूर्ण और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इन शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, उस समय के खोज करता है या उस समय के शिलालेखों को पढ़ने में एक्सपर्ट थे, उन्होंने जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अधिकांश शिलालेख पाली भाषा में है, जिसमें से कुछ स्थान पर प्राकृत भाषा का भी इसमें उपयोग किया गया है। अलग अलग स्थानों पे जो शिलालेख मिले हैं वो अलग अलग भाषाओं में भी मिले, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, पश्चिम भारत में यानी कि वेस्ट जो है इंडिया में ग्रीक और अरमाइक से लिखे गए हैं, अरमाइक भाषा में। बाकी भारत में, बचे हुए भारत में ब्राह्मी लिपि से शिलालेख मिलते हैं, के अशोक के शिलालेख मिलते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा है ये। अशोक के शिलालेख में खरोष्टी लिपि का सबसे ज्यादा प्रयोग आपको ईरानी प्रभाव को दर्शाता है, जैसा कि मैंने कहा व्यापार के लिए आदान प्रदान था, आना जाना होगा, भ्रमण होगा, इससे संस्कृति का आदान प्रदान होता है, तो उनकी भाषा का भी आदान प्रदान होगा। तो ग्लोबलाइजेशन का जब टॉपिक लिखें तो इस प्रकार की चीजों को भी उसमें इनपुट दें ताकि बेहतर आंसर राइटिंग निकले, ठीक है। शिलालेखों का ये पूरा विचार ईरानी परंपरा से प्रभावित होता है, यानी कि शिलालेख लिखने की जो प्रक्रिया उन्होंने वहां से कहाँ से अडॉप्ट की थी, तो ईरानी परंपरा से प्रभावित सा महसूस होता है कि वहां से उन्होंने इस तरह की चीजों को लिया होगा। अब आते हैं मेन चीजों पे। ये हमने बैकग्राउंड समझा कि कैसे था, क्यों था, इंपॉर्टेंस क्या था। अब समझते हैं कि स्तूप, स्थापत्य इत्यादि क्यों बनवाए गए, कैसे बनवाए गए, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे स्तूप स्थापत्य कला में जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्तूप कैसे होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि जिन बच्चों को पीडीएफ मिले इसे नोट्स इत्यादि बना सके, इसलिए इसको लिखा गया है। लेक्चर में समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया कि स्तूप क्या होता है। एक तरह से ढेर या ढुआ, मतलब एक तरह से ऐसे इकट्ठा किया वो ढेर या ढुआ टाइप का बोलते हैं उसको, है। और पूजा के उद्देश्य से यानी कि पूजनीय होता है वो स्थल, इसलिए उसको स्तूप कहा जाता है। वैदिक काल में भारत में बहुत प्रचलित था। इस बीच में मृतकों के अवशेष और राख को रखने, उनकी, जैसे कि अगर हम सिर्फ बुद्ध की बात करें तो बौद्धिज्म में क्या होता था, आज भी क्या होता है कि स्तूपों में जैसे महात्मा बुद्ध की और उनके जो संबंधित शिष्य थे उनके जो मृत उपरांत उनके शरीर के कुछ अवशेष हो सकते हैं, जैसे बाल, नाखून, दांत इत्यादि, उनकी राख को वहां पर एकत्रित करके रखा जाता था उनकी याद में, और उसको पवित्र स्थल माना जाता है, ठीक है। ये बौद्ध स्मारक होते हैं बेसिकली, जो कि एक अर्धगोलाकार कुंभत की तरह होते हैं जिसके अंदर कुछ अवशेष या राख को रखा जाता है, जैसा कि मैंने कहा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि मौर्य काल से पहले बुद्ध के अवशेषों से निर्मित किए गए 8 स्तूपों में से प्रेजेंट टाइम में पिपरहवा स्तूप ही जो है अवशेष मिलते हैं। मौर्य काल से पहले की बात हो रही, मौर्य काल में सबसे ज्यादा स्तूप बनवाए गए। स्तूप निर्माण का वास्तविक कार्य का अगर आप देखेंगे, और सबसे ज्यादा स्तूप जो है अशोक के शासनकाल में बनवाए गए थे। कैसा माना जाता है, लमसम की 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक के शासनकाल में मात्र हुआ था। आइए अब हम स्तूप के स्थापत्य के अंग और भाग को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे प्रश्न पूछ ले जाते हैं, तो इसे मिस नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से समझना है, क्योंकि मैंने हर एक भाग को यहाँ पर डिवाइड करके समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि आप देखेंगे स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना, ये क्या है, अर्धवृत्ताकार एक संरचना है, यहाँ पर दिख रहा है आपको,
ठीक है, अर्धवृत्ताकार संरचना है। और ये चबूतरे के ऊपर देखिए, ये चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरे के समान रखा हुआ है, इसी प्रकार से रखा है। ठीक है, स्तूप पर 3 छत्र होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्तूप पर एक ये आपकी यत्री होती है। ठीक है, ये 3 छत्र होते हैं, तीनों अलग अलग चीजों का प्रतीक होते हैं। ये छत्र आप देख रहे हैं ना, ये 3 छत्र हैं यहाँ पर किसके, स्तूप के ऊपर। ये 3 छत्र त्रिरत्नों का, बुद्ध के त्रिरत्नों का प्रतीक है। कौन कौन से, जैसे बुद्ध, धम्म और संघ का प्रतीक है। बुद्ध, धम्म और संघ का प्रतीक है। ठीक है, इसके शीर्ष पर हर्मिका नामक संरचना होती है। स्तूप का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। अब यहाँ पर हर्मिका देखेंगे, ये आपकी क्या है, हर्मिका है। ठीक है, ये आपकी क्या है, हर्मिका है। अब ये पवित्र स्थान क्यों माना जाता है, क्योंकि यहीं पर शारीरिक अवशेषों को रखा जाता है, ये बुद्ध हो या फिर उनके शिष्य के अवशेषों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो स्तूप का सबसे पवित्र स्थान इसी को ही माना जाता है। स्पष्ट है, यहाँ तक स्पष्ट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं कि हर्मिका के बीच में एक येष्टि होती है। हर्मिका के बीच में एक येष्टि, ये आप देखेंगे कि येष्टि होती है। ठीक है, जिसके शीर्ष पर 3 छत्र होते हैं, जिसको बुद्ध, धम्म और संघ हमने देखा। और चबूतरे के चारों ओर घूमने के लिए प्रदक्षिणा पद, ये आपका क्या होता है, चबूतरे के चारों ओर घूमने के लिए ये आपका प्रदक्षिणा पद होता है। यहाँ पर गोल गोल चक्कर लगा के इसके पूरे दर्शन किए जाते हैं। ये पूरी संरचना जो है, ये पूरी संरचना आपके बेदी से घिरी होती है, जहाँ तोरण द्वार या प्रवेश द्वार बनाया जाता है। ये देखिए, ये आपका तोरण द्वार है, यानी कि अंदर एंटर करने की जगह है। यहाँ से एंटर करेंगे तो ये आपकी पूरी जो संरचना है, इसे क्या कहते हैं, वेदी कहते हैं। लकड़ी की बनी होती है, वेदी कहते हैं इसको। घेराव के क्या बोलते हैं, घेरा लगाने के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, और कुछ स्तूपों के तोरण द्वारों पर अलंकरण की प्रधानता होती है, जिसमें चित्रों के माध्यम से कथानक का अंकन भी किया जाता है। जैसे ये जो हिस्सा होता है ना, ये तोरण होता है आपका, ये 4 तोरण होते हैं। इन पर ना कई सारी कहानियों को भी उकेरा जाता है। उस समय पे जो भी शासक रहा होगा, उनकी कहानियां हो सकती हैं। उस समय की जो एक लिविंग स्टैंडर्ड होगा, वहाँ की जो राजनीति होगी, वहाँ की जो संस्कृति होगी, वहाँ का जो रहन सहन होगा, उसको वहाँ पर उकारा जाता है। और कहते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो लाफिंग बुद्धा के जो परिचय है, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इनके तोरण कहाँ से, सांची के स्तूप से देखने को मिलता है। ये स्तूप का एक स्ट्रक्चर है, बेसिक। अब हम सांची के स्तूप में आगे बढ़ेंगे, जो सबसे फेमस है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। स्तूपों के कई सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे शारीरिक स्तूप। अब शारीरिक स्तूप क्यों बोला गया, जैसे यह बुद्ध और उनके शिष्यों की अस्थियां रखी गई, इसलिए जैसे दांत, नाक का बाल इत्यादि, तो शारीरिक स्तूप कह दिया गया। परिभोगिका स्तूप एक नाम दिया गया, क्यों, क्योंकि बुद्ध के द्वारा जो भी चीजें उपयोग में ली गई, जो वस्तुएं हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको, जैसे भिक्षा पात्र था, ठीक है, चरण पादुका थी, आसन थे, उन सबको उपयोग में जो वस्तुएं लाई गई, उसको परिभोगिका स्तूप। तो ऐसे स्तूपों में इन चीजों को रखा गया। तो जैसे जैसे उनका इस्तेमाल होता गया, चीजों का नाम डिवीजन देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे उद्देशिका स्तूप में आप देखेंगे, यहाँ पर ये बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित है, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इनको बनाया गया था। जैसे बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। ठीक है, बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी और कुशीनगर, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये ऑफिस के बाद आता है आपका पूजार्थक स्तूप। ये पूजार्थक स्तूप क्या, ये श्रद्धालुओं द्वारा बनाए जाते थे, जैसे सारनाथ स्तूप और रुम्मनदेही स्तूप। तो ये सारे स्तूप क्या है, ये स्तूप के प्रकार है, टाइप्स ऑफ स्तूप। अगर हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ना समझ आई हो। फिर भी नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। हमने क्या किया, एक बिल्डिंग के, यानी कि एक आर्किटेक्चर के स्ट्रक्चर, हमने ये समझा कि भाई इसका स्ट्रक्चर हमने समझा, इसके अंदर क्या होता है, कैसी चीज़ें होती, कैसे इनको बनाया जाता है, सारी चीज़ें। अब हम देखेंगे कि इस बिल्डिंग को जो बनाया गया है, इसमें स्पेसिफिक कौन सी बिल्डिंग है। जैसे सांची का स्तूप है ना, तो सांची का स्तूप बहुत फेमस है, क्योंकि मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में आप बेतवा नदी पर इसको देखते हैं। और प्राचीन साहित्य में काकनाड या चैत्य गिरी भी इसको कहा गया। इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की धरोहर में घोषित भी इसको किया गया। किसको, सांची के स्तूप को। ये आपका तोरण का द्वार है ना, देखिए कहानियां उकेरी गई है इस प्रकार से, चित्रों के माध्यम से भी। ठीक है, स्तूप के चारों द्वार पर आप देखेंगे बुद्ध के जीवन की जातक कथाओं। ये ऐसे 4 मैंने कहा था ना तोरण होते हैं, बुद्ध के जीवन की कहानियां या जातक कथाओं को, ठीक है, उनसे संबंधित जो भी घटनाएं रही हैं, इसके द्वारा इस पर उकेरा गया है, तोरण द्वार पर, जिससे हम एंट्री करते हैं स्तूप में। ठीक है, ये 4 घटनाओं को उकेरा गया, जैसे जन्म, बोधिसत्व की प्राप्ति, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। ये आपके पीटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मिस नहीं करना है इसको। ठीक है, अब स्तूप का निर्माण मुख्यतः अशोक ने 3री शती में करवाया, और शुंग शासन काल में इसका आकार 2 गुना कर दिया गया था बाद में। फिलहाल इसको निर्माण अशोक ने करवाया। ये बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। हीन और महान
विमानयान को अभी हम बाद में समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है जब हम चैत्य विहार पढ़ेंगे, ठीक है। अब सांची के स्तूप की विशेषता क्या थी, क्यों ये बाकी स्तूपों से भिन्न था? क्योंकि अर्धगोलाकार गुंबद जिसके ऊपर हिस्सा अंडा कहा गया इस प्रकार से रखा गया, एक इसके परिपाटी के ऊपर इस प्रकार से रखा गया, ठीक है। लकड़ी या पत्थर का छत्र इस तरह से बनाया जाता था। धर्म की सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक माना गया इसको, क्योंकि इसमें हर्मिका थी, हर्मिका जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। 3 छत्र थे, बौद्ध धर्म और संघ का प्रतीक है, ठीक है। स्तूप का केंद्र कच्ची ईंटों से बना होता था, जबकि बाहरी सतह पक्की ईंटों और मोती प्लास्टर की परत से ढकी रहती थी, जिसको अभी हमने इसका बाहरी आकार यहाँ पर देखने का प्रयास किया। इस प्रकार से देख पा रहे हैं आप, ये वेदिका है, लकड़ी से भी कहीं कहीं बनी होती है, कहीं कहीं पत्थरों से भी बनी होती है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रदक्षिणा पद है, आपका पथ है यहाँ पर टहलने के लिए, चक्कर लगाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद भरूच स्तूप पे आते हैं। ये कहाँ अवस्थित है? ये भी मध्य प्रदेश के सतना में है। इसका निर्माण भी अशोक के शासनकाल में हुआ था। ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इसके कुछ कुछ अवशेष हैं जो कि मैंने खुद भी इसको जो है अपनी आंखों से देखा है। जैसे कलकत्ता के जब आप म्यूजियम में जाएंगे वहाँ पर तो आपको देखने को मिलता है, इसमें लिखा होगा, तो उसका कुछ अंश इस प्रकार से दिखता है। अलेक्जेंडर ने इसकी खोज की थी कनिंगम में ना 1873 में। इस स्तूप का पूरा आकार सेम अर्धगोलाकार था, अंड के ऊपर हर्मिका थी, यष्टि थी, छत्र बने थे, चारों ओर वेदिका का निर्माण था, कुछ उसी प्रकार से था जैसे सांची का स्तूप है। वेदिका पर मूर्तियों का अंकन यहाँ पर लेकिन आपको प्राप्त होता है, यहाँ पर कुछ अंश शायद है तो देख सकते हैं आप। कमल की डिजाइन, कहीं कहीं यक्ष की प्रतिमाएं, गांव का जीवन, लक्ष्मी, हाथी, हिरण, मोर, किन्नर इत्यादि के डिजाइन भी आपको कहाँ से? भरूच स्तूप की वेदिका से या फिर इनके जो तोरण है उससे आपको देखने को मिलते हैं, जो सांची के स्तूप से थोड़े से भिन्न हो जाते हैं। यहाँ पर भरूच स्तूप अब पूरी तरह से विनष्ट हो चुका है, लेकिन कुछ अवशेष कलकत्ता और प्रयागराज संग्रहालयों में अभी भी सुरक्षित है। उनका कुछ अंश का पिक्चर यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया, इसको डिस्प्ले किया गया। स्पष्ट है? आगे बढ़े, ठीक है। ये है अमरावती स्तूप। अब अमरावती स्तूप इन बाकी स्तूप से अलग कहाँ है और क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अवस्थित है। मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इसका पता लगाया था, खोज करता थे ये। इसका निर्माण सातवाहन और इक्ष्वाकु शासकों के द्वारा करवाया गया। ये स्तूप किससे बना है? चूना पत्थर यानी कि संगमरमर से आच्छादित किया गया, जबकि बाकियों को बहुत डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। ये संगमरमर इत्यादि का इस्तेमाल करते हुए इसको बनाया गया था। और वेदिका स्तूपों पर माला पहने देवताओं, बोधि वृक्ष, स्तूप, धर्मचक्र और बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से संबंधित चित्र उकेरे गए हैं। यहाँ पर आप विशेष तौर पर थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से दिया गया है ना, इस प्रकार से अमरावती स्तूप में ये भिन्नता आपको देखने को मिलती है क्योंकि संगमरमर से निर्मित है। ये स्पष्ट है बाकियों से कैसे भिन्न है, हमने समझा इसको। इसके बाद हम आते हैं धमेक स्तूप, फिर धर्मराज का स्तूप। जैसे धमेक स्तूप आपके वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है, इसका भी मैंने एक वीडियो वगैरह बनाया, मेरे चैनल संकल्प से सफलता तक पे बना हुआ है। और अशोक के काल में बनवाया गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये गुप्त काल का ही ऐसा माना जाता है। और गुप्त काल की सबसे खूबसूरत नक्काशी फूलों को देखने को मिलती है, ये गुप्त काल के अंतर्गत ज्यादातर देखने को मिला है, ठीक है। और माना जाता है कि ये माफ़ी चाहती हूँ, ये आपका धर्मराज का स्तूप भी है। ये वाराणसी के निकट सारनाथ में मुख्यतः अशोक ने बनवाया। अशोक ने बुद्ध के पहले उपदेश की याद में इसको यहाँ पर बनवाया था, धर्मराज का स्तूप, ठीक है। अब ये पढ़ा हमने, देखा था कि गुफाओं के बारे में भी, देखिए स्तंभों को बनवाया अशोक ने, शिलालेख उकेरे उस पे, ठीक है। हमने देखा स्तूपों को बहुत सारा बनवाया, 84,000 समथिंग स्तूपों इत्यादि का निर्माण कराया। उसी दौरान उन्होंने चैत्य विहार यानी कि गुफाओं का भी आर्किटेक्चर अशोक के शासनकाल में बहुत खूबसूरत देखने को मिलता है, जिसे हम चैत्य और बिहार के नाम से जानते हैं। आइए इसके डिफरेंस को यहाँ पर समझते हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपका सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। चैत्य और बिहार स्थापना में जब हम चलें तो चैत्य स्थापत्य क्या रूप है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है, इतना याद रखना है। चट्टानों को काटकर ये बनाया गया था, मुख्यतः बौद्ध उपासक स्थल है, जिसके भीतर एक स्तूप होता है, पूजा स्थल होता है चैत्य, जहां पर बैठ के पूजा अर्चना भी की जा सकती है। यानी कि आश्रय स्थल के साथ साथ ये क्या है, भिक्षुओं का प्रार्थना, बैठक और ध्यान के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला स्थान है। स्थापत्य कौन सा? चैत्य, ठीक है। इसका निर्माण मौर्योत्तर काल से तीव्रता से हमें देखने को मिलता है, जिसमें मुख्य क्षेत्र आपका दक्कन का जो क्षेत्र साउथ में है, क्योंकि इस क्षेत्र को काटना, घिसना और खोदना अधिक आसान था, इसलिए वहां पर इस तरह के एकाश में जो है पत्थरों को, पूरे पहाड़ी को एक तरीके से काट कर ही बनाया गया है, ठीक है। शैलकृत चैत्य ग्रह को 2 भागों में बांटा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है, जैसे हीनयान और महायान। आप देखेंगे हीनयान और महायान के डिफरेंस
उसको भी समझेंगे। जैसे हीनयान चैत्यग्रह क्या होते थे, स्टार्टिंग के दौर में हीनयान चैत्यग्रह को बनाया गया। इसका समय काल अगर देखा जाए तो पहली सदी से तीसरी सदी तक था और हीनयान के अंतर्गत बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया जाता था, यानी कि सिंबल्स के रूप में बुद्ध को दर्शाया जाता था। उदाहरण के लिए भाजा, पितल खोरा, अजंता गुफा की जो संख्या है 9 और 10। देखिए अजंता गुफा में कई सारी गुफाएं, इसमें संख्याओं में विभाजित किया गया है। तो अजंता गुफा 9-10 में आपको हीनयान चैत्यग्रह देखते हैं, कनेरी इत्यादि भी उसी के उदाहरण है। अब आते हैं महायान। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अच्छा स्पेसिफाई करके कि हीनयान और महायान के बीच का डिफरेंस क्या होता है, एक लाइन में जरूर बताइएगा, ठीक है। परवर्ती काल में इसका निर्माण हुआ, समय काल पहली सदी से 5वीं सदी तक। इसमें बुद्ध को मानव के रूप में दर्शाया गया, इसमें प्रतीकों के रूप में, और महायान में मानव के रूप में दर्शाया गया। उदाहरण के लिए जगई पेठ, नागार्जुन कोंडा, अमरावती, ये सब उसके उदाहरण है। यहाँ तक स्पष्ट हुआ। चैत्य और बिहार में अंतर समझ लेते हैं। चैत्य पूजा भवन होते हैं क्योंकि आश्रय स्थल भी है, लेकिन स्तूप इत्यादि भी उसके अंतर्गत बनते हैं ताकि ध्यान, पूजा और जो है इत्यादि को वहां पर किया जा सके, और उनमें स्तूप का होना आवश्यक होता है। चैत्य में हमने समझा, ठीक है। निर्माण शैली की दृष्टि से बिहार चैत्यग्रह से थोड़े अलग होते हैं। बिहार चौकोर होते हैं, जिसको अभी हम पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे। बिहार बौद्ध भिक्षुओं के आवास के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए स्तूप का यहाँ होना उतना आवश्यक नहीं होता है। किसमें? बिहार में, विहार में, ठीक है। विहार बाद में हायर एजुकेशन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र थे, जबकि चैत्य पूजा स्थल, पूजा भवन के रूप में थे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चैत्य की संरचना दी गई है। चैत्य की संरचना को समझते हैं। यहाँ पर देखिए अजंता की एक गुफा का चैत्य द्वार 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये दिखाया गया है। ये चैत्य की संरचना इस तरह से, यहाँ पर तोरण द्वार होते हैं, एंट्रेंस का गेट होता है, इस पे पार्श्वती गलियारा है, यहाँ पर ये पार्श्वती गलियारा है। इस तरह से ये बीच का हॉल होता है, ये स्तंभ, पंक्तियां, स्तंभ बने होते हैं, बीच में स्तूप होता है। यहाँ पर बैठ के ध्यान कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं और रह भी सकते हैं। सॉरी, बिहार में रह नहीं सकते। बिहार में ये आपका क्या कहते हैं, ये माफ़ी चाहती हूँ, मेरे ख्याल से ये ये चैत्य की संरचना, माफ़ी चाहती हूँ, हाँ, यहाँ रह सकते हैं और पूजा स्थान भी कर सकते हैं। बस इतना याद रखना कि चैत्य जहाँ होगा वहाँ पर स्तूप का होना अनिवार्य है। बिहार में ऐसा नहीं है, ठीक है। बिहार में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ रहा जाता है स्तूप। चैत्य में पूजा अर्चना होती है क्योंकि वहाँ स्तूप होता है, ध्यान होता है, रहन सहन, रहना भी, आवास भी होता है। लेकिन बिहार में सिर्फ आवास की व्यवस्था होती है। लेकिन पिछले कुछ बदलते समयों में हमने देखा कि उसमें हायर एजुकेशन के लिए भी अब उसमें चीज़ें परिवर्तित की गई हैं, ठीक है। जैसे भाजा चैत्यग्रह, अब कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे हमने स्तूपों के एग्जाम्पल देखे। भाजा चैत्यग्रह देखेंगे, इसका स्थान पुणे महाराष्ट्र में बौद्ध कला का केंद्र है। हीनयान मत से संबंधित है भाजा चैत्यग्रह। देखिए इस प्रकार से बनाए जाते हैं, एक ही पहाड़ी को तोड़कर किस प्रकार से बनाए गए, ठीक है। अब ये कार्ले चैत्यग्रह है, इसका स्थान पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसका निर्माण नहपान के दामाद ने बनवाया था। और इसके बाद दोनों और सीधी रेखाओं से बने स्तंभों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि आप यहाँ पर जाके देखेंगे तो एक ही तरीके से, एक ही लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से कैसे पिलर्स को बनवाया गया बिना किसी मेजरमेंट के। सोचिए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। स्तंभों पर बुद्ध की मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई हैं, ध्यान से अगर आप देखेंगे। और ब्राह्मी लिपि में इसमें लेखन भी खुदे हुए हैं, जो शिलालेख इत्यादि हम जिसको कह सकते हैं। इसमें 3 विहार है, इसमें इसे महाचैत्य भी कहा जाता है। इसमें 3 विहार भी हैं कार्ले चैत्यग्रह में, और इसे महाचैत्य भी कहा जाता है, ठीक है। स्पष्ट है। इसके बाद अजंता चैत्य आ जाता है। देखिए इसमें किस प्रकार की पिक्चर्स को घेरा गया है, समझिए यहाँ पर, ठीक है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये 3 इतिहासों का दौर समेटे हुए, जैसे मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। अजंता चैत्य में आप देखेंगे यहाँ की प्रमुख ख्याति यहाँ की पेंटिंग्स हैं, जिनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब पेंटिंग्स वाला चैप्टर आएगा तो इसको हम और डिटेल में समझेंगे। ये फिर भी गुफा संख्या कौन सी? अजंता की गुफा संख्या 7 नंबर, 11 नंबर, 15 में चैत्य हॉल का निर्माण हुआ है। ध्यान रखना है क्योंकि पीटी में यहाँ से प्रश्न प्रीवियस में 2-3 साल पहले ऐसा पूछा गया था यूपीएससी में, तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद एलोरा चैत्यग्रह, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण ये जो है 7वीं से 9वीं सदी के बीच में वो 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई, ठीक है। और इसमें यहाँ पर, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए क्योंकि पीटी में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इसमें गुफा संख्या, एलोरा की गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जो गुफाएं हैं वो चैत्यग्रह जो है वो 34 जैनों की गुफाएं हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीटी में डायरेक्ट पूछा गया कि 1 नंबर से 12 नंबर के बीच में किस धर्म के बारे में वहाँ पर बताया गया, उकेरा गया है, चाहे वो शिलालेख हो, चाहे वो मूर्तियाँ हों, ठीक है। गुफाओं को डिवाइड कैसे किया गया है, तो जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म में इसको डिवीजन किया गया। उनको ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पोर्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोरा की गुफा की अगर बात की जाए
तो 10 चैत्य ग्रह हैं जो शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित किए गए हैं। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स जो आपके पीटी और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तेर चैत्य हम यहाँ पर देखेंगे तो ये स्थान आंध्र प्रदेश में है। चैत्य ईंट और प्लास्टर से बनाया गया, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से सातवाहन कालीन के समय पर बना ये भवन मंडप है, जैसे छत बैलगाड़ी के छाजन जैसी यहाँ पर आपको देखने को मिलती, थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से ये। और भगवान त्रिविक्रम को समर्पित है, हिंदू मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया था ये बाद में। तो किससे संबंधित है? हिंदू मंदिर से। किससे? भगवान त्रिविक्रम को समर्पित है। ठीक है, स्थान इसका महाराष्ट्र और नासिक है। इस चैत्य को भद्रपालक द्वारा निर्मित किया गया। किसको? यहाँ पर नासिक चैत्य की बात हो रही है, यानी कि हमने तैर चैत्य के बारे में पढ़ा, नासिक चैत्य है। इस चैत्य को पांडुलेड़ यानी कि पांडव लेने भी कहा जाता है, पांडव लेनी भी कहा जाता है, कुछ इस प्रकार से। देखिए पिक्चर्स के साथ जब अब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें पिक्चर्स और वीडियोस का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपकी एक अजम्पशंस की जो प्रक्रिया है ना उसको और बेहतर कर देते हैं। कि देखिए गुफाएं, जैसे हमने इन सबको क्या, ही गुफाएं तो थी चैत्य और विहार, तो ये अद्भुत उदाहरण हमें मौर्य काल का जो है भिक्षुओं के रहने के लिए देखने को मिलता है। रॉक कट आर्किटेक्चर यानी कि चट्टानों को काट कर इन सभी को बनाया गया, जिनको अभी हमने पढ़ा। ठीक है, गुफाओं का जो अंदर भाग होता है वो आईने जैसी चमकदार चमकाया जाता है, ताकि यहाँ पर देखिए बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। आप कितने भी देखेंगे ना, बहुत खूबसूरती से बनाया है, जिसके प्रमाण आज भी हमारे समक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गुफा जैसे अब ये हमने कुछ चैत्य विहार के अंतर्गत चीज़ों को, गुफा को पढ़ा। अब हम यहाँ पर जैसे बरावर की पहाड़ी की गुफा आपके मौर्यकालीन गुफा के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसका नागार्जुन पहाड़ी की गुफा, फिर आता है उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ी की गुफा। आइए इनको थोड़ा सा जल्द से समझते हैं। जैसे बरावर की पहाड़ी की गुफा, जैसे बरावर पहाड़ी पर स्थित कुछ गुफाएं हैं, जैसे बरावर की पहाड़ी है उसमें कुछ गुफाएं बनाई गई थी, जैसे सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, लोमन ऋषि गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। ठीक है, इसमें जो लोमन ऋषि वाली ये वाली जो गुफा है, इसमें प्रवेश द्वार के दोनों पार्श्वों पर अर्धचंद्राकार तोरण यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे मिलते हैं, जैसे चैत्य के मेहराब पर गतिमान हाथी की प्रतिमा को भी यहाँ पर उकेरा गया है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर समझा हाथी, शेर और जो भी 4 पशु उसमें अशोक के स्तंभ में थे उनके बारे में डिटेलिंग हमने पढ़ी, तो उसको भी इस प्रकार से यहाँ पर उकेरा गया है। ठीक है, इसके बाद ये आपकी उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, नागार्जुन पहाड़ी की गुफाएं। नागार्जुन पहाड़ी गुफाएं कहाँ है? ध्यान से देखना, जहानाबाद बिहार में है। बराबर पहाड़ियों, जो बराबर की एक पहाड़ी जिसका नाम है बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में 2 किलोमीटर की दूरी पर नागार्जुन पहाड़ियाँ, जिसमें 3 गुफाएं हैं, और माना जाता है कि दोनों ही उसी के समकालीन एक समय पर ही इनको बनाया गया था। इसमें 3 गुफाएं हैं, कौन कौन सी? गोपिका, विदति और वापिया, किसमें? बराबर की पहाड़ी में जिनको बनाया गया है। ठीक है, गोपिका के द्वार पर लेखों से पता चलता है कि अशोक के पोते राजा दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए बनवाया था। ठीक है, गोपिका जो एक गुफा है जो कि बराबर की पहाड़ी में बनाई गई है, उसके अंतर्गत इन चीज़ों को दर्शाया गया था। तो ये याद रखना, पीटी में यहीं से ऐसे प्रश्न बन जाते हैं जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं की बात करें तो ये भुवनेश्वर के निकट अवस्थित है। कलिंग राजा के खारवेल के अधीन इसको बनाया गया था। गुफाएं हाथी गुफा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है, जिसे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, और इसमें रानी गुफा, रवि गुफा, मंचपुरी गुफा, गणेश गुफा इत्यादि इस पहाड़ी के अंतर्गत बनाया गया। इसका पुराना नाम कुमारी पर्वत भी कहा जाता है। किसका? ये जो पर्वत है, उदयगिरी पर्वत है, उसके अंतर्गत जो अलग अलग गुफाओं के नाम दिए गए हैं, पुराना नाम इसका कुमारी पर्वत है। तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर इस काल की प्रसिद्ध कुछ गुफाएं हैं हमने देखा, और एकमात्र मूर्ति कला की सजावट हमें लोमस ऋषि गुफा के प्रवेश द्वार पर हमने देखा। ऐसे चलित हाथियों के बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें समझनी है। महल और आवासीय इमारतें तो हमने देखा, सोने और चांदी के पक्षियों से सजे स्वर्णिम स्तंभ जो है मौर्य महल में हमने बहुत भव्य तरीके से देखा। इवन इनके वास्तुकला को जो हम कवर करें उसका एक हिस्सा है, और प्रमुख उदाहरण जैसे कुमारहर का सभा भवन, जिसमें अनेक स्तंभ, लकड़ी मुख्य निर्माण इसकी सामग्री का रहता था हमेशा से, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि दुनिया में कोई मानव हाथ ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो मौर्यकालीन महलों और आर्किटेक्चर आवासीय भवनों में हमें इतनी सटीकता से देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं उत्तर मौर्यकालीन वास्तुकला की बात करी जाए तो ये इसका समय काल कुछ इस प्रकार से था। इस समय काल में कौन कौन से शासक थे? शुंग, सातवाहन, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण आदि, जिनके अभी हमने कुछ कलाकृतियां या फिर आर्किटेक्चर को भी पीछे पढ़ा है। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है? ये संरचनात्मक कला है, इसमें रेलिंग, फसाड आदि मूल
वास्तुकला का हिस्सा कथा, मिथक, दंत कथाओं को दर्शाया जाता है इस उत्तर मौर्य कालीन वास्तुकला के अंतर्गत। इसमें देवताओं और अर्ध देवताओं को दर्शाया गया। इस मौर्य कला से ज़्यादा ये लोकप्रिय थी, खासकर आम लोगों में इसका प्रचलन ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। ठीक है, इस काल में स्तूप और गुफाएं भी जारी रही हैं। ठीक है, स्तूप बड़े हुए इसमें, जैसे पहले हमने मौर्य काल में देखा सांची स्तूप इत्यादि, इसमें और बड़े स्तूप हुए। रेलिंग और तोरण द्वार और सुंदर बना दिए गए, क्रिएटिव कर दिए गए। गुफाओं का उपयोग नए कार्यों के लिए यहाँ पर होने लगा, जो पहले चैत्य और विहारों में सिर्फ भिक्षुओं के रहने के लिए था। ठीक है, फिर हम एक बार इसमें देखते हैं संगम काल की वास्तुकला। ये अलग है, देखिए मौर्यकालीन, उत्तर मौर्यकालीन समझा, अब हम समझते हैं संगम काल की वास्तुकला। ये जानकारी सीमित है, लेकिन इसके साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इसका कुछ स्वरूप थोड़ा सा समझा जा सकता है। इसकी पेंटिंग्स वगैरह या फिर इसमें और आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा वास्तुकला के बारे में है कि वीरकल संगम काल में नाडुकल अथवा वीरकल पूजा का महत्वपूर्ण ये स्थान रहा है। युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले जो योद्धा है उनकी स्मृति में जो है वीर स्तंभ इत्यादि यहाँ पर बनाए गए थे। तमिलनाडु में कई ऐसे हिस्सों में शिलालेख जो है वीर स्तंभ यहाँ पर बनाए गए, उन वीरों के याद में बनाए गए, उनकी स्मृति में बनाए गए। ठीक है, बंदरगाह नगर में अगर आप पोर्ट सिटीज के अंतर्गत देखेंगे, पत्तिनपाले ग्रंथ में समुद्र नगर जैसे का उल्लेख मिलता है। संगम काल के अन्य प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से? तोंडी, मुसीरी और कोरके। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए कि थोड़ा सा बीच में स्किप सा ना लगे या हटा हुआ ना लगे, इसलिए आपको यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक सारा समझ आ गया, यानी कि मौर्य काल का पूरा हमने डिटेल में पढ़ा, कुछ भी उसमें नहीं रह गया है। फिर हमने मौर्योत्तर काल को पढ़ा, फिर संगम काल का थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है बस उसको हमने कवर किया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत में, चाहे वो मंदिर स्थापत्य हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो पेंटिंग हो, नृत्य हो, संगीत हो, इस प्रकार की जो भी कला हो सकती हैं, जो दृश्य कलाएं हैं, निष्पादन कलाएं, जिसको हमने लेक्चर 1 में डिटेल में समझा है अपने सिलेबस के दौरान कि कैसे हम डिवीजन के साथ पूरे आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे, तो उसको ज़रूर देखें। लेक्चर नंबर 1 और 2 आपके लिए आ चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उससे जाके देखिए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक आ गए, अगर देख रहे हैं इस वीडियो को यहाँ तक लगातार, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि संकल्प से सफलता तक टाइप करिएगा, मेरी फोटो आएगी, उसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो उसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मेरे साथ निरंतर बने रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।